तो शुरू किया जाए आज का जो हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पोलिनोमियल्स कहते हैं। और आज हम इसमें बेसिक जानकारी आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो मैं पूरी तरह से बहुपद की बेसिक जानकारी दे दूंगा, जिससे हमारा जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल आसान तरीके से लगने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर, ठीक है। चर और अचर के बारे में आपको जानकारी है ना? बिल्कुल। जो चर में आप स्पेशली क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड इन सबको आप क्या कहते हैं, चर में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब अचर की बात की जाती है तो कोई गिनती की संख्याओं को आप कह देते हैं कि ये जो है हमारा ये अचर है। लेकिन होता क्या है, जो चर होता है सारे बच्चे, इसका जो मान होता है ना वो बदलता रहता है। चर का जो मान बदलता रहता है, चर का मान बदलता रहता है। यानी x का मान कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। y का मान कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, है ना। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां x प्लस 6 बराबर 10 है, राइट। तो x का मान यहां पर कितना मिलेगा आपको? 6 में कितना जोड़िए 10 आएगा, यानी x का मान 4 हो जाएगा। बोलिए 4 और 6 कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहां x का मान आपको 4 मिल रहा है। अगर यही प्रश्न ऐसे करते कि x प्लस 3 बराबर 5, तो यहां पर आपको x का मान कितना मिल जाएगा? 3 में कितना जोड़िएगा? 5 आएगा, 2 जोड़िएगा ना। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी यहां x का मान आपको 2 मिल गया, यहां x का मान आपको 4 मिल रहा है। यानी ये जो x है इसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं जो चर होता है उसका मान क्या होता रहता है? बदलता रहता है। क्या ये लाइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सोच लीजिए, क्या हम चर में ये बातें कह सकते हैं कि चर का मान बदलता रहता है? लेकिन बात जब करते हैं अचर की, तो ये अचर का मान सारे बच्चे एक लाइन में लिख देते हैं, अचर का मान बदलता नहीं, बदलता नहीं है। 3 है तो 3 ही होगा, 3 है तो 3.5 नहीं करिएगा। तो चर और अचर की जानकारी हो गई, कौन चर होता है और कौन अचर होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको चर और अचर की जानकारी होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो अब आगे सुनिएगा, देखिए अब हमको पहचानना है बहुपद। क्या पहचानना है? बहुपद, कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं आपको, आपका चैप्टर है दूसरा नंबर बहुपद। तो आपको बहुपद पहचानना तो आना चाहिए ना कि वो बहुपद है कि नहीं है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। बहुपद के बारे में कहा जाता है कि वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब हो गया कि उसमें चर और अचर उससे मिला हुआ है, तो वो बीजीय व्यंजक की बात की जाती है। तो बीजीय व्यंजक में अगर देखा जाता है जो चर होता है, चर का जो घात होना चाहिए, घात का मतलब समझते हैं? पावर। यानी चर का जो पावर होना चाहिए, वो सारे बच्चे जो चर का पावर होना चाहिए वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। यानी कि अगर कोई आपको बीजीय व्यंजक दिया गया है, बीजीय व्यंजक का मतलब चर और अचर से तैयार किया गया जो राशि है उसको हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां x स्क्वायर प्लस 5, राइट। तो अब हमको ये पता लगाना है कि यह बहुपद है कि नहीं। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे जो चर है वो चर का जो घात होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं आप? पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते हैं? बोलो। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, है ना। बोलिए। तो आप यहां पर देखिए, नोटिस करिए कि जो चर इसमें x है और यहां x का जो घात है सारे बच्चों को कितना है? चर x है, x का घात बताइए कितना है? पावर 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 कितना है? 2 है। अब मुझे बताइए कि 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि आप इसे बहुपद कह सकते हैं। ये बहुपद है हमारा, ये बहुपद है। तो आपने क्या देखा बहुपद की पहचानने के लिए कि किसी भी बीजीय व्यंजक, इसको आप बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर होना चाहिए, यानी x y z जो भी है, t u जो भी है, जो चर है उसका जो पावर होना चाहिए ना वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए।
तो आप कह सकते हैं कि वो बहुपद है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको दिया एग्जांपल, आपको पहचानना है कि बहुपद है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर मैंने लिख दिया एक्स के पावर 3/4 प्लस 5x प्लस 6, ठीक। फिर मैंने यहां लिख दिया y के पावर माइनस में 3 माइनस 2। फिर मैं यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं कि 1/y प्लस 5। अब हमको यह पता लगाना है, फिर यहां पर ऐसे भी लिख दिया रूट में y माइनस 3, ठीक है। और मैं आपसे यह पूछूं कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, राइट। तो अगर मैं कह दूं कि ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, तो आपके दिमाग में तो तरह तरह से सवाल उठे होंगे कि ये है और ये चारों के चारों एग्जाम्पल जो दिए हैं हमने, ये बहुपद क्यों नहीं है ना। मेरे कहने से थोड़ा होगा कि मैंने बोल दिया कि ये बहुपद नहीं है, तो आपके पास ये जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये बहुपद क्यों नहीं है। सिंपल सी बात है, ये बहुपद है तो क्यों है, ये बहुपद चारों नहीं है तो क्यों नहीं है, जानना चाहते हैं ना आप। समझिए मेरी बात को ध्यान से, देखिए समझिएगा सारे बच्चे, क्यों है और क्यों नहीं, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं, इसमें जो चर x है, बोलिए, इस चर में जो घात है वो कितना है, 2 है। 2 बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बताइए मुझे, है ना। 2 बिल्कुल हमारी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद हो जाएगा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, वो बहुपद है। यहां पर हम अगर इसकी बात करें कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। रीजन क्या है, यहां जो चर x है, इसका घात कितना है, 3/4। अब बताइए पूर्ण संख्या, क्या 3/4 पूर्ण संख्या आप कहेंगे? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करिएगा, 3/4 मिलेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/4 नहीं मिलेगा, यानी पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम साफ कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। यहां जो चर x है, इसका घात तो 1 है, ये तो पूर्ण संख्या में हो जाएगा, लेकिन ये 3/4 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। आपके पास समझाने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि हाँ जी ये नहीं है और आपने सुन लिया नहीं है और आप कॉपी पर लिख लिया, हो गया आपकी पढ़ाई। ऐसे मत पढ़िए। ये बहुपद है, क्यों है, बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है। क्लियर। यहां पर जो चर आपका y है, y का घात कितना है, माइनस में 3 है। क्या -3 आपका जो है पूर्ण संख्या है, बताइए। पूर्ण संख्या है -3? नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। सही है। चलिए, यहां 1/y प्लस 5 है। कोई पूछेगा कि बहुपद है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। 1/y है, 1/y को आप y के पावर -1 लिख सकते हैं। 1/y है तो y के पावर आप -1 लिख सकते हैं। प्लस में कितना है, 5। अब मुझे बताइए कि यहां y का घात कितना आ गया, -1। चर का घात -1 आ गया। बहुपद है? नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है हमारा। इसकी बात अगर हम करते हैं, रूट में y -3 है, तो जो रूट y है सारे बच्चे, उस रूट y को आप लिख सकते हैं y के पावर 1/2 और -3 के -3। अब बताइए 1/2 है, क्या ये बहुपद पूर्ण संख्या में आता है क्या? 1/2 नहीं आता है। तो आप रूट y है तो क्या लिख सकते हैं, y के पावर 1/2। 1/y है तो क्या लिख सकते हैं, y के पावर -1। इससे ये सब चीजें अगर आपको जानकारी होगी तो थोड़ी सी ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे हम कह दिया कि ये बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा पीछे? चलिए, तो ये चारों बहुपद नहीं है। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुपद है या बहुपद नहीं है। देखिए ध्यान से, आपको
अगर जो x है, ठीक है, x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, जो भी हो, एक से उसका पावर अगर माइनस में है तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं है। अगर जो एक से उसका पावर बटा में हो तो भी समझ लीजिए कि बहुपद नहीं है। अगर x खुद चर राशि रूट में आ जाए तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है x के पावर 1/2। ठीक है, अगर यहां पर चर a बटा में है तो भी आपको समझ लेना है कि वो बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x का मतलब होता है x के पावर -1। तो यहां भी तो आपको पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहा है। तो आपने सीख लिया कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बस अपने अपने दिमाग में सेट रखेंगे कि जो चर होता है एक्स वाई जेड, उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनस में है तो वो बहुपद नहीं है। अगर वो चर का घात बटा में भी आ गया तो भी वो बहुपद नहीं है। अगर वो चर रूट में आ गया तो भी वो बहुपद नहीं है। अगर वो चर बटा में आ गया वो भी वो बहुपद नहीं है। क्लियर? तो आपने सारे बच्चे क्या देखा, बहुपद है या नहीं। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुपद को व्यक्त करना, कैसे हम बहुपद को व्यक्त करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है x + 5, एक बहुपद है t-3, एक बहुपद है u² + 5u + 7, एक बहुपद है आपका y के पावर 3 - 1, एक बहुपद है आपका z के पावर 2 + 5। ठीक है, अब इस ये पहले फाइनल कर लीजिए, ये पांचों बहुपद है कि नहीं। तो आप सारे बच्चों को जानकारी हो गई होगी कि पांचों के पांचों बहुपद है। क्यों भाई? क्योंकि यहां जो चर एक से उसका घात कितना है, 1 है, एक पूर्ण संख्या में, ये बहुपद है। t है, t का घात 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या में, ये भी बहुपद है। यहां u है, u चर है, चर इसका घात 2 है, यहां u का घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या में, तो ये भी बहुपद है। y का घात 3 है, 3 भी पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए ये भी बहुपद है। z का घात 2 है, 2 भी पूर्ण संख्या में, ये भी, यानी पांचों के पांचों बहुपद है। तो हमारा यूनिट क्या है कि बहुपद को व्यक्त करना सीखेंगे हम लोग। कैसे व्यक्त करेंगे? तो देखिए, बहुपद को अंग्रेजी में सारे बच्चे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स, बोलिए फिर से, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो प्रत्येक बहुपद को हम p तो लगाएंगे, और इसमें जो चर x है तो हम लिख देंगे px। तो इस तरह से बहुपद को व्यक्त करेंगे, दर्शाएंगे, प्रतीक के रूप में लिखेंगे। अगर यही हमारा बहुपद है t-3, तो इस बहुपद के लिए हम कैसे दर्शाएंगे? p लिख देंगे, p तो सब में लिखेंगे, p से पॉलिनोमियल्स यानी क्या होता है? बहुपद होता है। तो p तो सब में लिखेंगे, फाइनल है। और इसमें चर t है हमारा, तो pt हो जाएगा। इसमें आपका चर u है तो आप लिखेंगे pu हो जाएगा। इसमें चर आपका y है तो आपका py दे देना है। इसमें आपका चर z है तो आपको लिख देना है सारे बच्चे pz। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप बहुपद को दर्शाना भी सीख गए? अगर कोई बहुपद, चलो बताओ आप, अगर कोई बहुपद यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है कि m-3, और इस बहुपद को कैसे दर्शाएंगे आप? तो आप इस बहुपद के लिए लिख सकते हैं pm। क्या लिख सकते हैं? pm बराबर लिख सकते हैं m-3। तो बहुपद को प्रतीक के रूप में दर्शा कैसे सकते हैं, समझ में आ गया आपको? तो इस बहुपद x + 5 को आप क्या लिख सकते हैं? px बोल सकते हैं। t-3 को क्या बोल सकते हैं? pt बोल सकते हैं। u² + 5u + 7 को कैसे बोल सकते हैं? pu बोल सकते हैं। y के पावर 3 - 1 को क्या बोल सकते हैं? py बोल सकते हैं। z के पावर 2 + 5 है, ये बहुपद है आपको, तो इसको आप pz बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे और कुछ बहुपद के बारे में। क्या क्या मैंने बता दिया सारे बच्चे? देखिए, आपको मैंने ये बता दिया कि चर कौन होता है, अचर कौन होता है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया? उसके बाद मैंने बताया कि बहुपद वही होगा जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए, वो बहुपद होगा। फिर क्या मैंने क्या बताया? कुछ एग्जांपल्स दिया कि ये बहुपद है। थोड़ा सा अपने कॉपी पर भी नोट डाउन भी कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको? यहां भी कि अगर चर का घात माइनस में, वो बहुपद नहीं होगा।
चर का घात बटा में हो बहुपद नहीं होगा, चर रूट में हो तो भी वो बहुपद नहीं होगा, चर बटा में हो तो भी वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद हमने क्या देखा कि किस तरह से बहुपद को हम व्यक्त करेंगे। अब आइए कुछ और मजेदार चीजें बताते हैं आपको, ठीक है? देखिए, एक लाइन है कि बहुपद का घात, बहुपद का घात, ठीक है? तो सारे बच्चे, अगर मैं एक सवाल कर दूं कि यहां पर लिखा है x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है? इस बहुपद का घात बताइए, बहुपद का घात बताइए, ठीक है? मैं आपसे सवाल कर दिया कि एक बहुपद है x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7, और मैं सबसे पूछूं कि इस बहुपद का हमको घात चाहिए, ठीक है? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि अगर इस बहुपद का घात बताना है तो यहां तो घात 3 भी है, यहां x का घात 2 है, यहां x का घात 1 है, तो हम 3 बताएं कि 2 बताएं कि 1 बताएं, है ना? लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुपद का घात वही होता है जो चर का अधिकतम होता है घात, ठीक है? जो चर का अधिकतम घात है वही बहुपद का क्या होता है? घात होता है। तो इसमें बताइए कि चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो बहुपद का घात 3 होगा। तो यानी कि आपने क्या समझा कि बहुपद में, ठीक है, चर का अधिकतम, चर का अधिकतम घात, बहुपद में चर का अधिकतम घात ही बहुपद का क्या कहलाता है? बहुपद का क्या कहलाता है सारे बच्चे? बहुपद का घात कहलाता है। यानी चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। अब इससे जुड़े हुए 2-3 प्रश्न मैं आपको अगर दे दूं तो क्या आप नहीं बना पाएंगे? आप बना सकते हैं ना? तो बहुपद में चर का अधिकतम घात ही बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपसे, जैसे देखिए यहां पर मैंने पूछ दिया आपसे, मेरा प्रश्न है 2-3 सवालों में कि बहुपद का घात बताएं, बहुपद का घात बताएं, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन कर देता हूं आपसे। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि x, ठीक है, x के पावर 5 माइनस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x, ठीक है? इस बहुपद का घात बताइए। तो सारे बच्चे इसका आंसर कितना दीजिए वो बताइए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये देखिए यहां पर जो आपका जो घात है, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है। तो बहुपद का अगर घात बताना है तो सबसे अधिकतम घात जो होता है वही बहुपद का घात होता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होना चाहिए? 5 आना चाहिए, ठीक है? तो आपने क्या सीखा? बहुपद को घात कैसे बताया जाता है, ठीक है? तो बहुपद का घात वही होता है जो चर का अधिकतम घात होता है, ठीक है? चर का अधिकतम घात ही क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। इस प्रश्न में इस बहुपद का राइट आंसर जो बहुपद का घात पूछा गया है वो 5 होनी चाहिए। एक और प्रश्न आपसे देते हैं, जैसे इसमें बताइए तो यहां t के पावर 7 दिया है प्लस 3t के पावर 9 दिया है, माइनस 3t दिया है और प्लस 5 दिया है, और कोई पूछ दे कि इस बहुपद का घात बताइए, बहुपद का क्या बताइए? घात बताइए। तो सारे बच्चे आप यहां पर ध्यान देंगे, इस बहुपद में यहां पर चर का घात 7 है, यहां चर का घात 9 है, यहां चर का घात 1 है, लेकिन बहुपद का घात वही होगा जो सबसे चर का अधिकतम घात होगा। तो सबसे चर का अधिकतम घात इसमें कौन है? 9 है। तो हमारा राइट आंसर 9 होना चाहिए। क्लियर? तो बहुपद में चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको बताते हैं। तो जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, उसको थोड़ा एक जगह कॉपी पर नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? कि कैसे बहुपद का घात बताएंगे, कैसे बहुपद को पहचानेंगे, कैसे बहुपद को हम दर्शाएंगे, है कि नहीं? और कुछ बताता हूं आपको, सुनिएगा, बहुपद के बारे में सुनिएगा। देखिए अभी मैं लिखता हूं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, राइट? बहुपद के प्रकार। तो मैं बहुपद के जो प्रकार लिखता हूं तो यहां लिखता हूं घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर, यानी पावर को देखते हुए हमको बहुपद का प्रकार बताना। जैसे यहां पर सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद।
अब शून्य बहुपद क्या होता है अभी आपको जानकारी, 2 मिनट, आप 2 मिनट इसको देखिए, पूरी बहुपद के प्रकार की पूरा लिस्ट तैयार हो जाएगी। शून्य बहुपद हो गया। अब आइए दूसरा नंबर, आइए रैखिक बहुपद, बोलिए रैखिक बहुपद, ठीक है। तीसरा नंबर में आ जाइए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। चौथा नंबर में आ जाइए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बस त्रिघात बहुपद तक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। वैसे आप तो बढ़ाना चाहेंगे तो 4 घात भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको यहां तक समझना है। तो देखिए कैसे समझेंगे सारे बच्चे, देखिए शून्य बहुपद है तो इसमें जो चर आपका x है उसका घात 0 होगा। कितना होगा? 0। यानी चर का घात अगर 0 हो तो वो शून्य बहुपद है। रैखिक बहुपद जो चर है उसका घात 1 होना चाहिए, वो रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या है? जो चर x है उसका घात 2 होना चाहिए अधिकतम। तो द्विघात बहुपद में चर का घात 2 होना चाहिए, रैखिक बहुपद में चर का घात 1 होना चाहिए, शून्य बहुपद में चर का घात 0 होना चाहिए। तो त्रिघात बहुपद में क्या होना चाहिए? अब आप समझ गए होंगे कि त्रिघात में क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही है, त्रिघात में जो चर का घात है वो क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब आपसे कोई परिभाषा भी पूछ दे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? शून्य बहुपद वो बहुपद है जिसमें चर का अधिकतम घात 0 होता है। शून्य बहुपद वो बहुपद है जिसमें चर का अधिकतम घात 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। चलिए रैखिक बहुपद की परिभाषा बनाया जाए। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर का अधिकतम घात, बोलिए चर का अधिकतम घात बिल्कुल 1 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वो आपका रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद बताइए। द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। बोलिए चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं भाई? त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए। क्या इस पर मैं सवाल कर सकता हूं आपसे? तो आपको कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं और आपको पहचानना है कि वो शून्य बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। लेकिन एक चीज और आपको यहां पर थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। क्या है? देखिए कोई भी अंक का पावर सारे बच्चे 0 है, उसका मान 1 होता है। कोई भी अंक को अगर उसका पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहां अगर 1 भी लिखा रहेगा तो भी आप समझ जाइए कि शून्य बहुपद है। अगर यहां पर 1 ना होगा, 5 भी केवल लिखा रहेगा तो भी आप समझ जाइए कि 5 भी बहुपद है। ये 5 इसमें चर राशि आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ये 5 भी बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद है। क्योंकि 5 के लिए आप 5 लिखिए या 5x के पावर 0 लिखिए, बातें बराबर है। कैसे बराबर है भाई? 5 लिखिए या 5x के पावर 0 लिखिए, कैसे बराबर हो गए? देखिए बराबर हो जाएगा। 5x के पावर 0 का मान 1, बताइए 5 आया कि नहीं आया? तो 5 भी बहुपद है। वो कौन सा बहुपद है? बोलिए शून्य बहुपद है। ठीक है, चलिए तो इसमें से हम पूछ सकते हैं आपसे सवाल। अभी आते हैं। जैसे मैं कर रहा हूं कि यहां पर दीजिए लिखा हुआ x² प्लस 5x प्लस 9, राइट। और मैं पूछूं कि ये शून्य बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, बताइए कौन सा बहुपद है? जी हाँ, यहां पर आप देखें सारे बच्चे कि यहां जो चर है उसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहां देखिए चर का घात यहां कितना है? 1 है। लेकिन अधिकतम घात कितना है भाई? अधिकतम घात 2 है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा द्विघात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। क्लियर? ये द्विघात बहुपद है। आइए एक और एग्जांपल हो जाए, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया x के पावर 3 प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 8, और मैं पूछूं कि ये शून्य बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, बताइए क्या बताएंगे आप? जी हाँ, यहां सारे बच्चे आपने देखा कि यहां चर का घात कितना है? 3 है। यहां कितना है? 2 है। यहां कितना है? 1 है। यहां कितना है? 0 है। यहां 8 है ना, यहां x का घात 0 दे सकते हैं तो 0 है। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है ना। तो
तीन है तो आप इसे बोल सकते हैं त्रिघाती बहुपद। ये है त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद है भाई? त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है ना। आइए समझते हैं भैया, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां x + 9 दे दिया, ये कौन सा बहुपद है ना? तो आप यहां देखें कि x का घात कितना है? 1 है। तो एक घात वाले को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद। एक घात वाले को क्या बोलते हैं? एक घात वाले को रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्लियर है ना? और अगर ये प्रश्न आ जाए कि सिर्फ 5 लिखा रहे तो क्या बताइएगा? 5 का मतलब 5x के पावर 0, 6 का मतलब 6x के पावर 0, तो ये दोनों हो जाएगा शून्य बहुपद। क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सारे बच्चे बहुपद के प्रकार देख लिया। चलिए, बहुपद का प्रकार आपने क्या क्या देखा? एक होता है शून्य बहुपद, एक होता है शून्य बहुपद। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा ना। बोलिए शून्य बहुपद, और बोलिए हाँ रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता है। और बोलिए एक होता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती भी लिख सकते हैं, या द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। और एक क्या होता है? त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो हमने ये चीज हमने पढ़ लिया। याद देखिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब याद मत, कुछ नहीं करना है। राइट, शून्य बहुपद, चर का अधिकतम घात 0, राइट, चर का अधिकतम घात 0, रैखिक बहुपद, चर का अधिकतम घात 1, द्विघात बहुपद, चर का अधिकतम घात 2, त्रिघात बहुपद, चर का अधिकतम घात 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं फिर लिखूंगा बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। लेकिन अब हम घात के आधार पर नहीं लिखेंगे सारे बच्चे, अब हम लिखेंगे पद के आधार पर। पद के आधार पर। अब किस पे आधार पे? पद के आधार पर हम लिखेंगे बहुपद के प्रकार। कैसे? मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सारे बच्चे x² + 9। ठीक, अच्छा एक मिनट, मैं पूरा पहले दे देता हूं पद के आधार पे कौन कौन। ठीक है, एक होता है सारे बच्चे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है, एक होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि एक पदी का मतलब, एक पदी का मतलब एक ही पद होना चाहिए, द्विपदी का मतलब 2 पद होना चाहिए, त्रिपदी का मतलब 3 पद होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि x² + 9x + 20, राइट। इसमें ये देखिए पद बांटता है प्लस और माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो यहां देखिए कि एक पद, देखिए आपका एक पद ये हो जाएगा x², दूसरा पद हो जाएगा 9x, तीसरा पद हो जाएगा 20, राइट। तो अब मुझे आप फैसला करके बताइए कि इसमें कुल कितने पद हैं? 3 पद है, तो क्या इसे हम त्रिपदी बहुपद कह सकते हैं? पद पता चला, पद बांटते हैं प्लस और माइनस के चिन्ह। तो यहां पर देखिए x² + 9x + 20, कितने पद है इसमें? 3 पद है ना, इसलिए आप इसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। क्लियर? उसी तरह से द्विपदी बहुपद का एग्जांपल हम देते हैं सारे बच्चे। मान लीजिए यहां पर लिखा है x + 8, इसमें कितने पद हैं बताइए? इसमें x + 8 अगर लिखा हुआ है तो आप इसमें कितने पद बता सकते हैं? आप इसमें 2 पद बता सकते हैं, एक x और दूसरा 8। x और 8 कभी ऐड नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा, x + 8, तो 2 पद हो गया, यानी कि ये द्विपदी बहुपद हो गया। एक पदी बहुपद में मात्र एक पद रहे, जैसे दे दिया मैंने 5y, 4y, 3x², 9x, 9a, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। देखिए कितना सिंपल है,
आप मैथ को इतना हार्ड बना देते हैं आप लोग, है ना। कितना सिंपल है बताइए, नाम से काम पता चल जा रहा है। इसका नाम है, नाम देखिए, नाम क्या है, एक पदी, यानी एक पद होना चाहिए, द्विपदी यानी दो पद होना चाहिए, त्रिपदी यानी तीन पद होना चाहिए। तो आपने पद के आधार पर भी देखा कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे कुछ और बहुपद के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। आपको मजा आ रहा होगा, ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे पद के आधार पे और घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हमने बता दिया, ठीक है। अब आइए, अब सारे बच्चे एक चीज और सुनिएगा, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है, राइट, बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो देखिए, बहुपद का शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद में, ठीक है, बहुपद में चौर का वह मान, चौर का वह मान, बहुपद में चौर का वह मान जिसे रखने पर, जिसे रखने पर बहुपद शून्य आ जाए, बहुपद शून्य आ जाए, उसे बहुपद का क्या करते हैं, शून्यक करते हैं, उसे बहुपद का क्या करते हैं, शून्यक करते हैं। बहुपद में चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य आ जाए या शून्य के बराबर हो जाए तो उसे हम बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक करते हैं। ये तो बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन सिंपल तरीके से समझिए। आइए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से समझते। जैसे मान लीजिए x + 8 दिया हुआ है, ये एक बहुपद है, राइट। अच्छा, इस बहुपद को आप दर्शा कैसे सकते हैं, क्या आप इसे px लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। मैंने बताया था x में चर राशि x है तो आप px लिख सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, अब देखिए, इसमें बहुपद का आप सारे बच्चों से कहूं कि इसका शून्यक बताइए, इसका शून्यक बताइए, यानी कि x का मान क्या रखा जाए कि ये पूरा मान 0 हो जाए। तो आप देखो कि अगर आप x की जगह पर -8 ले लेते हो तो देखो, x की जगह पर -8 ले लो, +8 यानी -8 और +8 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि आपने देखा यहां पर कि x की जगह पर हमने क्या ले लिया, -8 ले लिया। यानी इस बहुपद का शून्यक, सारे बच्चे, इस बहुपद का जो शून्यक है वो आपका शून्यक -8 होगा। क्यों -8 होगा बताइए आप मुझे, क्योंकि आपने इस बहुपद में x यानी चौर के जगह पर -8 रख के देखा तो इसका पूरा बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक -8 है, इस बहुपद का शून्यक -8 है। फिर से, जैसे मैं यहां पर सारे बच्चों से कहूं, एक बहुपद है x² + 9x + 20, ये एक बहुपद है। और मैं सारे बच्चों से कहूं कि क्या इस बहुपद का एक शून्यक, ठीक है, -4 है, ठीक है। तो हमको पता लगाना है कि इस बहुपद का एक शून्यक -4 है कि नहीं। तो क्या करेंगे, x की जगह पर -4 रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। जहां x है वहां पर हम -4 रखते हैं, x की जगह पर -4 स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है, 9x से 9 गुणे x की जगह पर -4 प्लस में कितना हो गया, 20 हो गया, राइट। अब -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, और 9 में -4 से गुणा होगा, माइनस में 36 हो जाएगा। क्लियर है तो सारे बच्चे। अब प्लस में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 और 16 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 36, माइनस में 36। अब मुझे बताइए 0 आया कि नहीं आया। यानी कि इस बहुपद का शून्यक -4 है, ये बिल्कुल सही है। यानी हम कह सकते हैं कि बहुपद क्या बहुपद है बताइए, बहुपद x² + 9x + 20 का एक शून्यक, ठीक है, एक शून्यक -4 है। ये बातें कह सकते हैं क्योंकि हमने x की जगह पर -4 रखा तो इस पूरे बहुपद का मान
जीरो के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का एक शून्यक -4 है। सारे बच्चों, आप इस बहुपद को किससे दर्शा सकते हैं? आप इसे px ले दर्शा सकते हैं। आपने x का मान क्या रखा है? -4, तो आप यहाँ p -4 फिर यहाँ p-4 ऐसे लेके काम कर सकते हैं। तो -4 लेने पर आपका बहुपद का मान क्या हो गया? 0 आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बहुपद x² + 9x का एक शून्यक -4 है। ये पूरी तरह से सही है। एक सवाल और हो जाए, शून्यक है या नहीं है? शून्यक आपको समझना, देखिए शून्यक आपको समझना है। हमने क्या लिखा है? बहुपद में चर का वह मान जिसे रखने पर या रख देने पर बहुपद शून्य आ जाए या शून्य के बराबर हो जाए या बहुपद का मान शून्य आ जाए, उसे हम बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपसे सारे बच्चों से अगर ये पूछा कि मान लीजिए एक प्रश्न है x², ठीक है, प्लस में दिया है 8x, कितना दिया है? 8x, और प्लस में 12 है, और मैं पूछूं कि क्या इस बहुपद का एक शून्यक -2 है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप x की जगह पर -2 रखेंगे। x की जगह पर -2 पावर 2 हो गया, प्लस 8 गुणे x की जगह पर -2 प्लस में कितना हो गया? 12 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -8 दूना के 16 प्लस कितना हो गया? 12 4 कितना हो गया? 16 -16 बराबर में कितना आ गया? 0 आ गया। तो आप मुझे बताइए, क्या इस बहुपद का एक शून्यक -2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो शून्यक का मतलब कि अगर हम कहते हैं कि इसका शून्यक -2 है, तो इसका मतलब है कि x की जगह पर -2 रख देने पर हमारा पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो नाम ही से है शून्यक, यानी शून्य आ जाना चाहिए। शून्यक मतलब शून्य आ जाना चाहिए। चर का वह मान जिसे रख देने पर बहुपद का पूरा मान क्या आ जाए? 0 के बराबर हो जाए, उसे हम बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो ये बहुपद का शून्यक हम थोड़ा सा हिंदी में लिख देंगे। अब वैसे इस बहुपद को आप px ले दर्शाएंगे, तो यहाँ x का मान -2 लिए, तब -2 p-2 ऐसे लिख सकते हैं। p-2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि अतः x² + 8x + 12, ठीक है, का एक शून्यक -2 है। सिंपल है। तो शून्यक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये चीज समझा कि कौन शून्यक है और कौन शून्यक नहीं है। क्लियर? और कुछ पढ़ लेते हैं बहुपद के बारे में। पढ़ना है ना? पढ़ा दे। चलिए ठीक है, और कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। अब हमने वैसे बहुत चीजें पढ़ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं द्विघात बहुपद। क्या मैं बता रहा हूं? द्विघात बहुपद। तो जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप समझेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब आप कहेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का क्या मतलब होता है ना? तो आइए समझते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का मतलब क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से बारी बार। देखो, जैसे मैं यहां पर लिख दिया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x², ठीक है, एक मिनट, ax² + bx + c, राइट। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c, यानी द्विघात बहुपद इस रूप का होना चाहिए। अब आप यहां a b c के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां कह सकते हैं जहां a b c ये क्या है? वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक। वास्तविक संख्याएं जानते हैं क्या होता है? वास्तविक संख्याएं में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो a b c के जगह पर कोई भी नंबर्स, रियल नंबर में कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जो a होता है सारे बच्चे, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये a 0 हो जाएगा तो 0 में x² से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये अगर ये घात 2 रहबे नहीं करेगा तो आप किसे द्विघात बहुपद कहेंगे? अरे इसी को तो देखते हुए हम लोग द्विघात बोल रहे हैं।
तो ए का मान अगर आप 0 ले लेते हैं और 0 में कोई संख्या से गुणा होती है तो वो 0 हो जाता है। तो यहां ए का मान 0 नहीं लेना है, बाकी बी सी 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए 0 मत लीजिएगा, क्योंकि ये 0 लेने पर ये भी बर्बाद हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। अब आपको ए बी सी की जगह पर कोई भी संख्या लेकर द्विघात बहुपद तैयार कर लेना है। ये इसका व्यापक रूप है, आप इसी से कई सारे द्विघात बहुपद बना सकते हैं। जैसे एक नीचे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 7 ले लिया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी की जगह पर कोई भी संख्या माइनस वाली प्लस वाली कोई भी ले सकते हैं, 8 ले लिया, सी की जगह पर -10 ले लिया। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया, ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। तो आपको इसी रूप में आपको ढाल देना है द्विघात बहुपद को, ठीक है। ए बी सी की जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, राइट। जैसे ए की जगह पर कुछ और संख्या ले लीजिए, चलिए -5, चलिए -5 ले लिया। चलिए बी की जगह पर बोलिए -2, चलिए -2 ले लिया, -2x हो गया। सी की जगह पर ले लीजिए 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, है ना, हो गया हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो गया। तो आप ए बी सी की जगह पर कोई भी संख्या लेकर, मैं अगर कहूं आपसे, जरा थोड़ा सोचिए, मैं आपसे कहूं कि हमको 10 को द्विघात बहुपद बना कर दीजिए, क्या करना है, इतना टेंशन है। ए बी सी की जगह पर कोनो भी संख्या लिख के हाँ जी लीजिए, है कि नहीं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद कर लेते हैं। क्या होता है बताइए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर से रिपीट करते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर। चलिए, तो इस चीज को आप समझ गए। चलिए आगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए सारे बच्चे, शून्य का आपने पढ़ा ना शून्य। तो शून्य को एक थोड़ा सा याद करने वाली बात यह है कि देखिए, जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, ठीक, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है ना। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है सारे बच्चे, वो शून्यक 1 होता है, यानी शून्यकों की संख्या 1 होती है, ऐसे लिख देते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उसी तरह से अगर रैखिक नहीं है, यहां पर मैंने लिख दिया द्विघात। क्या लिख दिया, द्विघात। अब पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलना है, 2। घात 2 है, 2 शून्यक, घात 3 है, 3 शून्यक, राइट। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। उसी तरह से एक ये भी याद रखिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ना ये प्रश्न, कई बार आ चुका है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। क्या बताइएगा, 1 टिक लगाइएगा एक वाले पर, बता दे रहा हूं मैं पहले बार। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। रैखिक बहुपद एग्जांपल देते हैं, देखिए ये बताइए, अगर मैं लिख दूं x प्लस 6, ठीक है, तो x प्लस 6 का अगर आपको शून्यक निकालना होगा, पहले ये रैखिक बहुपद है, घात 1 है, तो आप इसका शून्यक निकालिएगा। तो यदि लिखकर लिखिए, यदि x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, -6, एक शून्यक आ गया, x का मान 1 ही ना आया, एक शून्यक आ गया। तो अगर घात 1 होगा सारे बच्चे, तो x का मान 1 ही आएगा। लेकिन घात अगर x का 2 रहेगा ना, तो उसका जो x का जो मान होगा ना, वो 2 आएंगे। इसलिए मैं यहां पर बोल दिया कि देखो कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उसका जो शून्यकों की जो संख्या होती है वो 1 होती है, लेकिन द्विघात बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होती है वो 2 होती है, राइट। द्विघात वाला चेक कर लेते हैं। देखिए द्विघात वाला, जैसे मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है सारे बच्चे कि यहां x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, राइट। तो इसका शून्यक यानी x का मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। एक जब इसको आप सॉल्व करिएगा, शून्यक निकालिएगा, तो x का जो मान होगा वो 2 आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। कैसे इसको शून्यक निकालेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें जो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है, इसमें मध्य वाले पद को तोड़ा जाता है। तोड़ने का भी एक तरीका होता है,
है ना। तोड़ा कैसे जाता है देखिए, एक्स स्क्वायर में 20 में गुणा करिए 20 एक्स स्क्वायर। अब मध्य वाले पद को ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने पर तो 9x आ जाए, अब गुणा करने पर 20 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो 9x है तो 5x और 4x जोड़िए तो 9x आ जा रहा है। बोलिए 5x और 4x 9x। अब 5x में 4x में गुणा करिएगा तो 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 हो गया। अब इन दोनों को एक एक साथ रख के कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जैसे इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो डबल x से एक x बाहर हो गया तो एक x भीतर हो जाएगा। 5x में से x बाहरी है तो 5 भीतरी हो जाएगा। प्लस 4 से 20 कट जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिए तो x हो जाएगा 4 5 20। सही है। अब यहां x प्लस 5, यहां भी x प्लस 5, दोनों को कोई एक लिख दीजिए x प्लस 5। अब बाहर में कौन कौन है, x है प्लस 4 है तो यहां लिख दीजिए x प्लस 4। तो यहां तक तो गुणनखंड कहलाता है ना। लेकिन जब आप इसका शून्यक निकालिएगा सारे बच्चे तो यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा -5। प्लस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, उधर जाएगा तो -5। उसी तरह से यदि x प्लस 4 बराबर 0 लिखिएगा तो x बराबर क्या लिखिएगा -4। तो बताइए यहां x से 2 को मान आया कि नहीं आया। तो घात अगर 2 रहेगा सारे बच्चे तो x का जो मान होगा वो 2 को आएगा। इसीलिए ना मैंने यहां पर लिख दिया कि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। अब त्रिघात बहुपद का भी जब आगे चल के करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है, 3 होती है। क्लियर। चलिए, तो आपको ये बात अपने दिमाग में कैच कर लेना है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या 3। क्लियर। अब आइए, आपने सारे बच्चे देखा कि जो द्विघात बहुपद है, क्या है द्विघात बहुपद, इसका जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। बताइए, मैंने बताया यही। जहां a b c को आप क्या बोलते हैं, a b c को आप क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। सही है। और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बोलते हैं। तो यहां पर सारे बच्चे देखिए, यहां x स्क्वायर से गुणा हुआ है किससे, a से। तो x स्क्वायर का गुणांक अगर पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए कितना है, तो आप बोलेंगे a। गुणांक का मतलब कि उसमें किससे गुणा हुआ है। तो x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो कितना से गुणा हुआ, a से, तो x स्क्वायर गुणांक 1 होता है। उसी तरह यहां x है तो मैं पूछूं कि x का गुणांक बताइए सारे बच्चे, तो आप कहेंगे कि x का गुणांक b है। राइट। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक b है, लेकिन x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a। तो ये गुणांक होता है, ठीक है। तो एक मैं आपको यहां पर एक चीज बताऊंगा सारे बच्चे, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और ये तो c हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपसे, जैसे देखिए एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, राइट। और मैं आप सारे बच्चों से एक प्रश्न करूं कि x स्क्वायर का मुझे गुणांक बताइए कितना होगा, तो क्या बताएंगे आप। तो x स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, 5 से, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। मैं पूछूं कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए, तो x में किससे गुणा हुआ है, 9 से, तो 9 आंसर हो जाएगा। तो गुणांक समझ में आ गया, ये a b c, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, वास्तविक संख्याएं हैं और x स्क्वायर गुणांक a होता है, x का गुणांक b और बाकी बचा आपका c। क्लियर सारे बच्चे। अब आइए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, देखिए। तो इसके जो शून्यक होते हैं सारे बच्चे, शून्यक कितने होते हैं, इसके शून्यक 2 होते हैं, राइट। इन दोनों शून्यकों को बोला जाता है, एक बोला जाता है अल्फा, क्या बोला जाता है, अल्फा, और एक शून्यक को बोला जाता है बीटा, क्या बोला जाता है, बीटा। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2, यानी x के 2 मान आएंगे। तो एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक को हम लोग अल्फा बोल देते हैं, और दूसरे को क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं, राइट। एक को अल्फा, दूसरे को बीटा।
अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद के कितने शून्य? दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और दूसरा बीटा। क्लियर? अब देखो ये अल्फा और बीटा ये तो शून्य हो गए और ए बी सी ये गुणांक हो गए। तो गुणांक और इन शून्यकों के बीच में एक संबंध होता है सारे बच्चे, ठीक है? आइए देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं कि शून्य को क्या लिखता हूं? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो जो अब मैं संबंध लिख रहा हूं, इस संबंध को सारे बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है? कॉपी में मैं आप लोग लिख लेंगे। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? और ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो गए? शून्यक हो गए। जो गुणांक होता है और शून्यक होता है, इनके बीच क्या संबंध है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए, ठीक है? और एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सारे बच्चे होता है सी बटा में ए। क्या होता है? सी बटा में ए। मैं आपसे कहूंगा सारे बच्चे कि दो सूत्र जरूर याद रखिए द्विघात बहुपद के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो। एक अल्फा प्लस बीटा प्लस है ना, तो आप इसे कह सकते हैं शून्यकों का योग। हिंदी में बोलिए, अल्फा प्लस बीटा है, प्लस वन का योग, प्लस वन का योग। तो इसको बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग। बोलिए, शून्यकों का योग। बोलिए, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बताइए क्या होता है? तो आप बताएंगे माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। राइट? शून्यकों का गुणनफल, इंटू मतलब क्या समझते हैं? गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा में ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा में ए। इस पर कुछ सवाल समझते हैं, है ना? जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है सारे बच्चे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, राइट? इसमें गुणांकों की बात करते हैं सारे बच्चे, तो यहां अगर तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो तुलना करिए ऊपर नीचे, तो a का मान 3 आ जा रहा है, b का मान कितना आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है, और c का मान कितना आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। माइनस बी का मान कितना है? 5, ए का मान कितना है? 3, तो माइनस 5 बटा 3 आंसर फटाक से दे दीजिएगा। लफड़ा क्या है? सूत्र याद, पूरा काम कर सकते हैं। सूत्र नहीं याद है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, कैसे बनाइएगा? शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यक है। और माइनस बी बटा ए या ए बी सी ये क्या? गुणांक है। और शून्यक और गुणांकों के बीच यही संबंध है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए माइनस 5 बटा 3 आ जाएगा। उसी तरह से पूछ देगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या बताइएगा? सूत्र याद है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा में ए। तो सी का मान कितना है? 8 है। ए का मान कितना है? 3 है। तो 8 बटा में 3 हो जाएगा। सही है? तो अब आपको द्विघात बहुपद दिया रहे और कह दिया जाए कि शून्य अल्फा प्लस बीटा निकालिए, मतलब शून्यकों का योग। हिंदी में बोलते, हिंदी में बोलते शून्यकों का योग, तो समझ जाइएगा। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो समझ लीजिए अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है ना? आइए एक चीज और बताते हैं। देखिए, यदि आपको अल्फा दिया हो, अल्फा दिया हो, बीटा भी दिया, यानी अल्फा भी दिया हो और क्या दिया? बीटा भी दिया। अल्फा का भी मान पता है, बीटा का भी मान पता है, राइट? तो आपको द्विघात बहुपद निकालने का एक तरीका मैं बता रहा हूं। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालिएगा, राइट? समझिए, अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो एक सूत्र है सारे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र है। अगर आपको अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, ये सूत्र को पहले लिख लीजिए कि अगर अल्फा भी दिया हो, बीटा भी दिया हो, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालिए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे
एक क्वेश्चन लिख लिए है ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि अल्फा बराबर 5 है और बीटा बराबर 3 है, तो द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 5, बीटा का मान कितना है 3, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा का मान कितना है 5, बीटा का मान कितना है 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8, 8 में एक्स गुणा होगा 8x और प्लस 5 3 15, बन गया आपका द्विघात बहुपद। सूत्र कमाल का है कि नहीं, इसको सूत्र को एकदम याद करिए। अब हम देखिए अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं जानते हैं, अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक, फिर अगले वीडियो में 2.2 को सॉल्व करेंगे, तो कल परसों में आपको खत्म करके दे देंगे, ठीक है सारे बच्चे। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।